बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। साथियों नमस्कार। आज दूसरे और अंतिम चरण में बिहार में मतदान संपन्न हो जाएगा और फिर 2 दिन की बात है, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे 14 तारीख को और हमें ये पता चल जाएगा कि बिहार में क्या फिर से नीतीश है या नो नीतीश है। नतीजे कुछ भी हों, जो पहले चरण का मतदान हुआ है साथियों, उसके बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स, बातें सामने आई हैं जिनको लेकर हमें लगा कि आपसे इस अड्डा में चर्चा जरूर होनी चाहिए, इससे पहले कि ये चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न कर ली जाए। सबसे पहले तो आपने अभी सुना कि अंतिम चरण के मतदान से पहले दिन यानी सोमवार को विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री के उनके दावेदार तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ गंभीर बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए और उसमें उन्होंने 3-4 मुद्दे उठाए। सबसे पहला जो आपने अभी सुना वो ये था कि 3-4 दिन हो चुके हैं पहले चरण के वोट पड़े हुए, तो क्यों चुनाव आयोग इसका जो अंतिम डाटा है, जो ब्रेकअप है, महिला कितने वोट हुए, पुरुष मतदाता कितने आए थे, ये सब डेटा हमें क्यों नहीं मिल रहा। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। तो साथियों, ये सही नहीं है। ये आरोप जो प्रक्रिया है उससे उस पर आधारित पूरी तरह नहीं है, क्योंकि पहली बात, जो पहले चरण के मतदान का डाटा है, कितने वोट पड़े, उसका डाटा आ चुका है आधिकारिक रूप से, ईसीआई के वेबसाइट पे आपको मिलेगा। और उसको बाद में, जैसे आप सब जानते हैं कि मतदान के दिन शाम तक जो आंकड़ा आता है मतदान का, वो अक्सर दूर दराज के बूथ से जब पूरा डाटा कलेक्शन होता है और उस पूरे आंकड़े को टैबुलेट किया जाता है, तो अक्सर वो थोड़ा बहुत उसमें अपडेट होता है देर रात तक। तो ये अपडेटेड डाटा भी इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की तरफ से उस अपने वेबसाइट पे दे दिया गया है। मीडिया में, अखबारों में, वेबसाइट्स में, सब जगह आपने इसकी रिपोर्ट भी पढ़ ली होगी। और अंतिम डेटा ये कहता है कि 65% से भी ऊपर मतदान हुआ है। ये तो हुई पहले आरोप की बात। अब चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, तेजस्वी यादव के जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मुद्दे उछाले गए, उन पर उन्होंने अपना जवाब दिया है, अपनी बात रखी है। और उन आधिकारिक सूत्रों से जो हमें समझ में आता है साथियों, कुछ बातें उन्होंने स्पष्ट की हैं
चुनावी प्रक्रिया और इस पूरे व्यवस्था को लेकर। पहला जवाब जो आधिकारिक सूत्रों ने बताया वो ये है कि कभी भी जब चुनाव चल रहा हो तो महिला मतदाता और पुरुष मतदाता का आमतौर पर ये जो ब्रेकअप है ये नहीं दिया जाता। ये एक सिस्टम है, एक परंपरा है कि जब पूरा मतदान संपन्न हो जाएगा, यानी आखिरी फेज जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही ये आंकड़ा जारी किया जाता है। लेकिन चाहे तेजस्वी यादव हो या विपक्ष के कुछ अन्य जो नेताओं ने आवाज उठाई, इन सब की बात अगर आप सुने तो केवल उनका मतदान के डेटा को लेकर ही उनको नाराजगी नहीं थी, उन्होंने और भी 2-3 बातें उठाई। अभी तक आंकड़ा नहीं आया कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया। जब तकनीक में हम पिछड़े थे, हमारा देश जब तकनीक में पिछड़ा था, तब रोज शाम को आ जाता था चुनाव के दिन। अब तकनीक में हम बहुत आगे हैं, हम तो डिजिटल इंडिया है। उसके बाद भी 4 दिन के बाद चुनाव आयोग आंकड़े क्यों नहीं दे रहा, ये एक रहस्य है जिस पे पर्दा उठना चाहिए। अरे हार का डर छोड़िए ना, लोकतंत्र को तो मत हराइए, हम तो जीत रहे हैं, हम जीत जाएंगे, हमें मालूम है बिहार नहीं इनको चोरी करने देगा। लेकिन चुनाव आयोग की पोल खुल रही है बिहार, जिसमें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट पर सवाल उठाया गया कि उसमें भी पक्षपात किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो सिक्योरिटी तैनात की जाती है, जो डिप्लॉयमेंट होती है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि 80% जो है 80% वो CAPF यानी सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड पुलिस फोर्सेस, यानी जो पैरामिलिट्री जिसको हम कहते हैं, वो केंद्र यानी गृह मंत्रालय की तरफ से उसकी तैनाती भेजी जाती है। तो 80% तो उसी से पूरा होता है। अब बच गया 20% जो जरूरत है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की। तो ये 20% एक प्रोपोर्शनेट तरीके से, यानी किस राज्य के पास जो उसकी कुछ, आपको तो पता है सभी राज्यों के अपने आर्म्ड कंस्टेबलरी और इस तरह के अलग अलग उनके स्पेशल उनकी बटालियंस होती हैं। तो उसकी जो तैनाती है वो एक प्रोपोर्शनेट तरीके से की जाती है। और अपनी बात में ये इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए कि ऐसे मुद्दों पे कोई पक्षपात नहीं होता, चुनाव आयोग के सूत्रों ने, अधिकारियों ने बहुत साफ बताया, वो नाम भी दे दिए उन प्रदेशों के जहां से आर्म्ड फोर्सेस आई थी। इनमें कर्नाटका है, तेलंगाना है, झारखंड है साथियों। इस तरह के 3-4 राज्य हैं, जिससे ये साफ होता है कि कोई राज्य में, किस राज्य में किसका शासन है, कौन सी पार्टी की सरकार है, इस तरह का कोई आधार, कोई क्राइटेरिया उनके डिप्लॉयमेंट में इसके कोई मायने नहीं है। फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप ऑब्जर्वर्स को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन चलिए, इसका स्पष्टीकरण तो चुनाव आयोग ने अपनी व्यवस्था के मुताबिक दिया है। और मगर फिर भी आप जानते हैं कि जब तक चुनाव पूरा नहीं हो जाता तो इस तरह की बातें हमेशा उठती रहती हैं। और अब तो चुनाव न हो तब भी उठती रहती हैं, जब से ये EVM और ये सब का रोना शुरू हुआ है। लेकिन आज इस अड्डा पर हम केवल क्या बातें तेजस्वी यादव ने उठाई उस पर ही हम अपनी बात नहीं रखना चाहते। हम एक और बेहद गंभीर मामला है बिहार से जुड़ा, बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव से जुड़ा, जो हमारी नजर में इस वक्त सामने लाना बेहद जरूरी है। तो वो लोग बोला कि कहाँ वोट दिए लोग, तो हम बोले कि जहाँ दिल किया वहाँ दे दिए। हम आपसे बताने से कोई फायदा तो है नहीं कि हम बताएं। 6-7 आदमी घेर कर हम लोग से पूछ रहा था कि वोट कहाँ दिया। हमने बोला, हम लोग बोले कि जहाँ दिल किया तहाँ हमने दे दिया। उसके बाद ज़बरदस्ती हम लोग के पास झगड़ा अपराधी के कि तुम लोग चमार है, तुम लोग का कोई इज्जत नहीं है। क्या कह रहे थे? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के तुम लोग वोट देकर आ रहा है। हमने बोले कि नहीं। साथियों, ये दूसरा जो बेहद गंभीर मसला जिसकी मैं बात करना चाहती हूं, वो मुद्दा है चुनावी हिंसा का। आप सब जानते हैं साथियों कि मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई। अभी तक उसके सारी गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन कुछ भी रहा हो, एक हत्या हुई चुनाव कैंपेन के दौरान। ये बेहद दुखद था और हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि ये अंतिम घटना होगी और बिहार में जो पीसफुल चुनाव का दौर
पिछले कुछ चुनावों से चल रहा था वो बने रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है साथियों, ऐसा नहीं हो पा रहा है। और आप सबने प्रथम चरण के चुनाव में तो आपने देखा कि किस तरह एक उप मुख्यमंत्री पर किस तरह से घेर करके उन पर हमला किया गया। वो मतदान के दिन की बात है, जब इतनी फोर्स और सारी सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, उसके बावजूद उनको टारगेट किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पहले चरण के मतदान के बाद से अभी तक, यानी दूसरे चरण के मतदान तक, पूरे बिहार में जहां चुनाव बच गया है, यानी जो वो इलाके हैं जहां चुनाव होना है दूसरे चरण का आज का, इन सभी इलाकों में साथियों लगातार लोगों को टारगेट करने के, हमले करने के और हिंसा की खबरें, धमकाने की खबरें लगातार आ रही हैं। हमने प्रयास किया था कि पूरे बिहार में ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं को कंपाइल करें, तो कम से कम दर्जन भर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कई जाने माने लोग हैं। जो हम है जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके 2 कैंडिडेट्स को चुनाव कैंपेन के दौरान घेरा गया, धक्का मुक्की की गई, धमकाया गया और हमला भी किया गया। और 4 ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथी अंशु ने फील्ड से जो जानकारी लेकर आए हैं, मैं जल्दी से उनका जिक्र करना चाहती हूं। गोपालगंज में घटना हुई है साथियों, जहां पर एक दलित लोग थे, उन्होंने उनको जो एक दबंग पार्टी है आरजेडी, उसके लोगों ने इसलिए घेर करके पीटा और धमकाया कि वो एनडीए यानी बीजेपी का समर्थन, बीजेपी जेडीयू का समर्थन क्यों कर रहे हैं। ये घटना हुई। तो वो लोग बोला कि कहाँ वोट दिए लोग, तो हम बोले कि जहाँ दिल किया वहाँ दे दिए हम, आपसे बताने से कोई फायदा तो है नहीं कि हम बताएं। 6-7 आदमी घेर कर हम लोग से पूछ रहा था कि वोट कहाँ दिया। हमने बोला, हम लोग बोले कि जहाँ दिल किया तहाँ हमने दे दिया। उसके बाद ज़बरदस्ती हम लोग के पास झगड़ा अपराधी के कि तुम लोग चमार है, तुम लोग का कोई इज्जत नहीं है। क्या कह रहे थे? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के तुम लोग वोट देकर आ रहा है। हमने बोले कि नहीं। इसके अलावा आरा में घटना हुई जो बेहद ही चिंता वाली बात है, जहां ऐसे ही वो नहीं चाहते थे, इसके बावजूद एक दुकानदार ने एनडीए का समर्थन किया तो उनको पीटा गया, धमकाया गया। और इसके अलावा भोजपुर इलाके में साथियों सिर्फ लोगों को धमकाया ही नहीं गया, कम से कम 12 मकान ऐसे हैं, 12 परिवारों ने शिकायत की है कि उनके मकानों पर इसी कारण से पथराव किया गया। लेकिन जो सबसे रोंगटे खड़े करने वाली, चिंता पैदा करने वाली घटना है वो मुजफ्फरपुर इलाके में बंदरा एरिया की है। बंदरा में एक 70 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति को, आप सोचिए वो क्या रेजिस्ट करेंगे, क्या फाइट करेंगे इस गुंडागर्दी को। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग को भी इसी कारण से पीट पीट के उनको मार डाला गया। सर हम गए थे काम करने के लिए उधर, हमको मालूम चला है जो तुम्हारा पापा को मार दिया है, ठीक है। तो मार दिया तो हम यहाँ आए हैं, तो हम सुने हैं इस सबसे बात लिए हैं, तो वो बोले हैं जो ऐसे ऐसे बात है, वोट नहीं दिया है ना उनको, इसलिए उनको जो है मान कर चलिए यहाँ मना करने आए, इनको लड़की, उनको पत्नी, रमेश राय को पत्नी, ये सारा मिल के हमारे पिताजी का वहाँ पर रमी से मतलब फट्टा, बांस का फट्टा ले लिया और उसको मारते मारते उसको करेजा पर चढ़ चढ़ के मारा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आदमी सब था ही देख रहा था, पीट पीट के मार दिया हमारे पिताजी को। मुजफ्फरपुर में एक घटना सामने आई है कि एक बुजुर्ग की सिर्फ इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने एनडीए को वोट किया और राजद का इसमें नाम आ रहा है। और सिर्फ ये घटना मुजफ्फरपुर में नहीं हुई, ऐसी लगभग आधा दर्जन के आसपास ऐसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिल रही है जिसमें बिहार के अंदर राजद को वोट करने पे लोगों को पीटा गया, उन पर हमले हुए। तो एक तरह से इस चुनाव में फिर से एक बार
डर का माहौल पैदा किया जा रहा है राजद की तरफ से। अगर आप राजद को वोट नहीं देंगे तो उनके कार्यकर्ता आप पर हमला कर सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। आप सोचिए हालत तब है जब राजद सरकार में नहीं है, और बिहार में कम इस वक्त लोगों के अंदर ये डर जरूर है कि राजद आएगी तो शायद वो क्या मौसम होगा, वो किस तरह का माहौल होगा और किस तरह का डर और आतंक हर तरफ फैला होगा। इसी का परिणाम है कि इस वक्त जो प्रवासी बिहारी हैं, जो इस वक्त बिहार में बदलाव का सपना देख रहे हैं, उनको लगता है कि बिहार एक बदलाव की राह पर है और अब वो लौट सकते हैं बिहार, ऐसा एक माहौल बिहार में बन रहा है। ऐसे समय में फिर राजद के आने का वो डर ही है जो प्रवासी बिहारियों को बाहर से बिहार लेकर आ रहा है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजद एक बार फिर से ना आ जाए। आप सोचिए इस तरह के माहौल में जब राजद के खिलाफ वोट गिर रहा है और इससे वोट परसेंटेज में भी फर्क आया है, जब ये परिणाम में परिवर्तित होगा तो कुछ लोग इस बिहार में फिर वोट चोरी का शोर मचाएंगे। वो इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे कि उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, किस तरह से कट्टों की बात कर रहे हैं, किस तरह से डर का माहौल बना रहे हैं, किस तरह से वो कह रहे हैं कि राजद आएगी सरकार में तो सबका हिसाब लिया जाएगा, एक एक का हिसाब किया जाएगा। तो इस तरह से वो जो एक डर का माहौल बिहार के अंदर बना रहे हैं, वो क्या राजद के पक्ष में जाएगा? देखते हैं आने वाले समय में। अब परिणाम में गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं, परिणाम कुछ ही दिनों में सामने होगा, लेकिन जो स्थितियां सामने हैं, जिस तरह का माहौल राजद बिहार के अंदर बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें तो यही लगता है कि उनका फिर से आना मुश्किल है, क्योंकि अब बिहार के लोग डरने में अब उनका यकीन नहीं है, और डराने वालों को वो मुंहतोड़ जवाब देना सीख रहे हैं, या परिणाम बताएगा कि वो ये सीख चुके हैं। इसलिए राजद को अब बिहार में अपने गुंडागर्दी की जो राजनीति है उसको बदलना होगा, और उनको भी विकास की राजनीति करनी होगी। इसके लिए एनडीए उनको मजबूर कर रहा है। इसलिए दिखावे के लिए वो कभी नौकरी की बात करने लगते हैं, कभी शिक्षा की बात करने लगते हैं। नौकरी और शिक्षा का हाल उनके खुद के राज में तो ये रहा कि उन्होंने पैसे लेके लोगों को नौकरी बांटे हैं, और शिक्षा का हाल ये रहा कि बिहार में शिक्षा का उनका मॉडल चरवाहा विद्यालय रहा है। खैर देखिए, अब चुनाव का परिणाम कुछ ही दिनों में सामने आने वाला है, और बिहार में जो माहौल है उससे तो यही लगता है कि बिहार के लोग गुंडागर्दी, गुंडाराज, जंगलराज के पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है। साथियों, आपने अंशु से सुना और घटनाओं का ब्यौरा हमने भी आपको दिया है। हमारी केवल ये उम्मीद है कि बिहार में चलिए पूर्णतः शांतिपूर्ण चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चुनावी हिंसा का जो दौर इस प्रदेश ने देखा है, उसके मुकाबले ये अंतिम चरण शांतिपूर्वक बीते, और कोई जीते कोई हारे, बिहार में शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और जो बौखला रहे हैं और बौखला करके कभी निर्वाचन आयोग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कभी सुरक्षा बलों पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और जब कुछ नहीं कर पाते तो उनको समर्थन न करने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं, और यहां तक कि बात हत्या तक पहुंच गई है, उनके लिए हम केवल ये कहना चाहेंगे कि हार और जीत को चुनाव की जो परंपरा है उससे स्वीकार करना सीखें, और बार बार जंगल राज का आरोप जो लगता है उसको सच साबित करने का ये प्रयास न करें, क्योंकि जब आप एक तरफ झुठलाते हैं कि जंगल राज केवल एक राजनीतिक स्लोगन है, बहाना है, और फिर आप उस जंगल राज के इस तरह के ट्रेलर दिखाते हैं, यही कारण है कि लोग नहीं वोट देते, क्योंकि वो उस असली पिक्चर को अब देखने को तैयार बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इतना ही। हमें बताइएगा इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमसे साझा करिए, और ऐसे ही हमारे अड्डा पर आते रहिए। नमस्कार।